स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सो जीनियस। हम डिस्कस कर रहे थे सीए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वर्किंग कैपिटल चैप्टर, जिसमें अब अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए पहले इसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। एमए लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। ध्यान से देना, न्यू प्रोजेक्ट बोला है, नया नया काम। ठीक है, इसका मतलब इसका क्लोजिंग तो होगा लेकिन ओपनिंग कुछ भी नहीं होगा। ओपनिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओपनिंग उनका होता है जिनका पिछली बार कुछ होता है। तो पिछली साल का क्लोजिंग ही इस साल का ओपनिंग होता है। इनका पिछली साल का कुछ भी क्लोजिंग नहीं होगा तो इस साल का ओपनिंग भी नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही नया प्रोजेक्ट, नई कंपनी कुछ भी नया नया बोले तो समझ जाना इसका ओपनिंग नहीं होगा। क्लोजिंग हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर सारा का सारा सामान बिक जाए तो क्लोजिंग नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है, जनरल केस में होता ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्लास्टिक कंपोनेंट, कुछ भी मैन्युफैक्चर करो, हमें क्या मतलब, हमें तो आगे देखना है क्वेश्चन को। द फॉलोइंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन हैज बीन ascertained फॉर एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 12,000 विच इज द फुल कैपेसिटी। ध्यान देना, जो भी अपन को यहाँ पर डाटा दे रखा है वो किससे रिलेटेड दे रखा है? 12,000 यूनिट से। और इन्होंने 12,000 यूनिट से क्यों दे रखा है? क्योंकि ये हमारी फुल कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी कितना अपना? 12,000। ठीक है, ओके। सबसे पहले दे रखा है मटेरियल 40, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस 20, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 6। अब ये फिक्स्ड है, ठीक है, ध्यान देना। आगे डेप्रिसिएशन, अगेन ये भी फिक्स्ड होगा 10, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 4। ये तीनों ही आपके फिक्स्ड है। ठीक है, आगे द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹96 एंड द सेलिंग एक्सपेंसेस ₹5 पर यूनिट विच इज 80% इज वेरिएबल। ध्यान देना कि ये जो हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस हैं ₹5, उसमें से जो 80% है दैट इज 4, वो वेरिएबल है। इसका मतलब 5 में से ₹4 तो वेरिएबल है, तो एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा फिक्स्ड। ये फिक्स्ड और वेरिएबल का बहुत बड़ा चक्कर है भाई इस क्वेश्चन में, तो आपको हर जगह ध्यान देना है कि कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट है और कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे वो तो मैं आपको करा दूंगी, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। शुरुआत में अभी बस इतना देखो कि अब आपको ये जानना है कि कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड है, कौन सी वेरिएबल है। कैलकुलेशन कैसे होगा वो तो मैं सॉल्व करते टाइम आपको बता ही दूंगी। ठीक है, तो इसमें से हमारी जो ₹4 है वो वेरिएबल है और ₹1 है वो फिक्स्ड है। टोटल ₹5 था। इन द फर्स्ट 2 years ऑफ ऑपरेशंस प्रोडक्शन एंड सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। तो 2 साल का डेटा अपन को दे रखा है। 2 साल में हमने प्रोडक्शन इतना किया है और सेल इतना। इधर जरा ध्यान दो, 6,000 का प्रोडक्शन किया है लेकिन सेल सिर्फ और सिर्फ कितना किया है? 5,000 का। इसका मतलब 1,000 के हमारा सामान बिका नहीं बिका, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोजिंग। बस यही तो मैं स्टार्टिंग में बात बता रही थी कि 6,000 अपन ने बनाया लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5,000 बिका, 1,000 बिका नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा क्लोजिंग बैलेंस, जो कि नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। कितना? 1,000। और इस बार प्रोडक्शन कितना करा है? 9,000, यानी कि पिछली साल का 1,000 अभी भी रह गया है प्लस 9,000 अपन ने और प्रोडक्शन कर दिया है। इसका मतलब टोटल इस साल कितना हो गया? 10,000। लेकिन हमने बेचा कितना है? सिर्फ और सिर्फ 8,500। अब हमारे पास सामान कितना था? 10,000। क्यों? क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग 1,000 बचा था प्लस अपन ने 9,000 और प्रोडक्शन कर दिया, तो 10,000 हमारे पास सामान बिकने को रखा था, लेकिन बिका कितना? सिर्फ और सिर्फ 8,500। इसका मतलब हमारा अब अगेन एक क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1,500 का। तो ये ईयर 1 का क्लोजिंग हो जाएगा, ये ईयर 2 का। समझ में आ गया? ये बस अपन ने यूनिट्स में निकाला है, बाकी पूरा कैलकुलेशन अपन सॉल्व करते टाइम करेंगे। समझ में आ गया ना? बस आपको ये देखना है कितना आपके पास सामान है और कितना आपका सामान बिक गया, जो बैलेंस बचा वो क्लोजिंग। आगे, टू असेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। और भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है। पहला, मटेरियल से रिलेटेड कितना टाइम पीरियड दे रखा है? 2.25। वर्क इन प्रोग्रेस नील। ये बढ़िया है भाई क्वेश्चन में कि वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो WIP को आप सीधा इग्नोर कर देंगे। डेटर्स 1 month, ओके। कैश बैलेंस हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, इसमें भी दे रखा है 10,000। क्रेडिटर्स फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल कितना दे रखा है? 1 month, ओके।
क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस दोनों अलग अलग है। ये मटेरियल के लिए जो जनरल लेवल पे क्रेडिटर्स होते हैं हमारे, ये जो हमारे एक्सपेंसेस जिसे हम आउटस्टैंडिंग नाम से बोलते हैं, ये 1 मंथ का, दोनों ही 1 मंथ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर फॉर द 2 ईयर, 2 साल का बनाना है क्योंकि हमें डेटा भी, प्रोडक्शन और सेल्स भी 2 ईयर का दे रखा था। तो 2 साल के लिए क्या क्या बनाना है? पहला, ए प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, टैक्सेशन को इग्नोर करो, WIP को इग्नोर करो, बहुत सिंपल है, बन जाएगा। सेकंड, ए प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ WC यानी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो क्वेश्चन की देखो 2 रिक्वायरमेंट है, दोनों बहुत ज्यादा इजी हैं। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर सबसे पहले लेके आइए वर्किंग कैपिटल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट थी जो कि फर्स्ट, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो स्टार्टिंग में बड़े अच्छे से हेडिंग डालेंगे, इन द बुक्स ऑफ MA लिमिटेड प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इग्नोर टैक्सेशन। ये उन्होंने खुद बोला था कि आपको टैक्सेशन को इग्नोर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारी सी हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद इसका सिंपल सा फॉर्मेट, यहाँ पर हम सारी बातें लिख देंगे और यहाँ पर ईयर वाइज, ईयर 1 और ईयर 2 इनके रेस्पेक्टिव अमाउंट्स लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स और सेल यूनिट, क्योंकि दोनों ईयर के अलग अलग हैं, तो दोनों ईयर का जो डेटा रहेगा वो पूरा का पूरा अलग रहेगा। तो एक क्वेश्चन में गिवन था स्टार्टिंग में ही, प्रोडक्शन ईयर 1 के थे 6000 और सेल्स थी 5000। देन ईयर 2 पर आते हैं 9000 और 8500, ठीक है। ये दोनों ही चीज क्वेश्चन में अपन को गिवन थी, सेम कॉपी और पेस्ट करा है, ठीक है। अब प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? आप तो अकाउंट्स के महारथी हो भाई, तो क्या आना चाहिए? सिंपल, हमने जब उस सामान को बेचा तो सेल से अपन को क्या रेवेन्यू मिला, सेल करके हमें क्या पैसा मिला, वो आ जाएगा। तो ए हमारा। उसके बाद वो सामान जो अपन ने बेचा, वो सामान में हमारी लागत कितनी लगी, हमारा पैसा कितना गया, हमारा कॉस्ट कितना गया, उसको अपन बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जितना पैसा हमारे पास आया उसमें से आप माइनस कर दो जितना पैसा हमारा उस सामान पर लगा, तो आपका आ जाएगा या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अगर यहाँ पर सेल का पैसा ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट, और कॉस्ट का पैसा ज्यादा आएगा तो भाई गलत हो आप लोग, तो आ जाएगा लॉस, ठीक। क्योंकि आपने पैसा ज्यादा लगा दिया सामान पर और आपने जो पैसा लिया है सामने वाले से वो कम लिया है, तो लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो यानी सिंपल अपन को ए और बी चाहिए, अगर ए और बी मिल गए तो हमारा प्रॉफिट और लॉस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो पहले काम करते हैं ए पर, बहुत सिंपल है, सेल्स रेवेन्यू। जो भी अपन ने सामान बेचा उससे हमें कितना पैसा मिला, तो सामान कितना बेचा, 5000 यूनिट, और एक यूनिट का प्राइस कितना है, 96 रुपीज, क्वेश्चन में गिवन था। सेम इधर सामान कितना बेचा अपन ने, 8500 यूनिट वाइज, ठीक है। और एक यूनिट का कितना प्राइस है, 96। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले से कितना पैसा लेना है। 5000 इंटू 96, ये आ गया 4,80,000। 8500 इंटू 96, ये आ गया 8,16,000। इसका मतलब हमारा पहला काम हो गया, ए तो हमको पता चल गया सेल्स रेवेन्यू। अब हमें जो मेन काम कर रहा है वो सारा का सारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करना है, ठीक है। तो इस सामान को बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले मटेरियल लगेगा। मटेरियल लगेगा, मुझे बताओ मटेरियल किस पे लगेगा, जो हम सेल कर रहे हैं या जो प्रोडक्शन कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, जो भी आपने यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है उन सब पे ही मटेरियल लगेगा। तो अब जो भी खेल होगा वो इनके साथ होगा, याद रखना, ठीक है, प्रोडक्शन वाली यूनिट्स के साथ। तो हमने प्रोडक्शन कितनी करी है, 6000 यूनिट, और इधर प्रोडक्शन कर रही हैं 9000 यूनिट, ठीक है। ईयर 1 में 6000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी है और इसमें ईयर 2 में 9000। अब प्रोडक्शन के लिए जो मटेरियल चाहिए, मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट है 40। मटेरियल वेरिएबल होगा या फिक्स्ड, मुझे बताओ भाई। ऐसे थोड़ी है कि इकट्ठा मटेरियल डाल देंगे, जितनी यूनिट्स आपको चाहिए उस रिगार्डिंग ही आपको मटेरियल डालना है। जैसे जितनी आप चाय बनाओगे उस हिसाब से ही आप चीनी डालोगे, सेम वे में। तो वेरिएबल है नहीं, तो 6000 यूनिट बनाई, 40 पर यूनिट का मटेरियल है, तो हमारा कॉस्ट कितना आ गया, 2,40,000। किसका, मटेरियल कॉस्ट। इधर
9000 यूनिट अपन ने बनाई और मटेरियल लगना था 40 पर यूनिट, तो ये आ गया 3,60,000। ठीक, तो यहाँ पर हमारी मटेरियल की कॉस्ट आ गई। सिंपल है, इसलिए मैं साथ साथ आपको वहीं की वहीं कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ही ज़्यादा लेबर लगेगी और उतना ही ज़्यादा उसके रिलेटेड वेरिएबल एक्सपेंसेस। यहाँ तो उन्होंने खुद ही लिख दिया है वेरिएबल है, नहीं भी लिखा होता तो आप समझ जाते कि डायरेक्ट लेबर वेरिएबल होता है। कितना दे रखा है 20 पर यूनिट, तो सेम ऊपर की तरह करेंगे। 6000 यहाँ पर बनाए हैं, यहाँ पर 9000 और 20 पर यूनिट है तो इंटू 20 से कर देंगे। ठीक है, तो 6000 इंटू 20 आ गया 1,20,000 और 9000 इंटू 20 आ गया 1,80,000। ठीक है, तो यहाँ से हमारे डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एक्सपेंसेस भी आ गई। ठीक, दो कॉस्ट आ गई, दोनों को हाईलाइट कर लूँ ताकि लास्ट में जब ऐड करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आ गया हमारा फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इस पर ध्यान देना। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है चाहे आप प्रोडक्शन 6000 करो चाहे 9000 करो, इवन आप 12000 भी प्रोडक्शन करते हो तो भी आपको सेम एक्सपेंसेस लगेंगे। और यहाँ पर जो एक्सपेंसेस लिए जाएंगे वो 12000 के हिसाब से लिए जाएंगे, क्योंकि आपकी कैपेसिटी 12000 की है तो आप 9000 6000 क्यों बना रहे हो भाई? हमने आपको 12000 की कैपेसिटी दी है तो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी 12000 से ही लगेंगे। ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि आपने इतना बड़ा हॉल ले लिया कोचिंग पढ़ाने के लिए, लेकिन आप उस हॉल में से बस थोड़ी सी जगह यूज कर रहे हो 2 बच्चों को बिठाने के लिए, तो आप ये कहोगे क्या उतना ही रेंट देंगे? मुझे बताओ, इतना बड़ा हॉल लिया आपने लेकिन आप सिर्फ इसमें 2 बच्चे बैठ के पढ़ा रहे हो मस्ती से और खुद यहाँ अलग से बाहर बैठ जा रहे हो कि भाई जगह ना गिर जाए हॉल की, और जब रेंट लेने आता है तो आप कहते हो देखो ये तो सारी जगह खाली है, इस जगह का मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं तो बस वेरिएबल कॉस्ट इतनी दूंगा और मैं खुद तो बाहर बैठ के पढ़ा रहा हूँ भाई, आपकी जगह में पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। तो ऐसे थोड़े ही ना होगा। आपकी कैपेसिटी इतने बच्चों को पढ़ाने की, आपकी कैपेसिटी 100 बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो 100 बच्चों के ही आपके पूरा का पूरा रेंट जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा हॉल का रेंट जाता है। आप फिर बाहर बैठ जाओ हॉल के या अंदर बैठो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लगेंगे, और कैपेसिटी उन्होंने बता दी थी 12000 है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे लगेंगे 12000 इंटू 6, इधर 12000 इंटू 6, क्योंकि जो फिक्स्ड है वो तो फिक्स्ड है, चाहे वो ईयर 1 का हो या वो ईयर 2 का हो। तो 12000 इंटू 6 72,000, यहाँ भी आ जाएगा 72,000 क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट आर ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आ गया ना आपको? आप भी अगर कोचिंग पढ़ाओ तो ऐसे मत करना। ठीक है, बाहर बैठ के पढ़ाओ, रेंट कम हो जाएगा। ऐसे नहीं होता भाई, नहीं मानते, चाहे लॉकडाउन क्यों ना हो, रेंट नहीं मानते, वो रेंट मांगते नहीं है, रेंट मानते नहीं है, वो कम नहीं मानते। अब आ जाते हैं डेप्रिसिएशन। अगेन फिक्स्ड है भाई, मशीनरों का जो खर्चा होगा वो तो खर्चा होता ही रहेगा। कितने हिसाब से? 10 पर यूनिट। और ये लगेगा किसका? 10 पर यूनिट। अगेन फुल कैपेसिटी दैट इज 12000। आपकी कैपेसिटी तो 12000 की है ना, उस हिसाब से ही मशीनरी लाई गए होंगे, उस हिसाब से ही उन पर डेप वगैरह लगेगा। तो कितना? 1,20,000। तो अगली बार भी कितना लगेगा? 1,20,000। तो डेप्रिसिएशन के खर्चे को भी आप हाईलाइट कर दो। सही है, सिंपल जा रहा है। फिक्स्ड वालों में तो और टेंशन कम है, मतलब ये भी नहीं याद रखनी है आपको कितनी यूनिट, जो आपकी फुल कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही आपको इंटू कर देना है। और एक बार ईयर का निकाल लिया तो अगली ईयर का सेम है। तो फिक्स्ड वाले ज्यादा सिंपल होते हैं, बट लोगों को लगते कठिन है। अपनी अपनी बुद्धि है भाई, थोड़ी सी बुद्धि चला लोगे तो कम ही लगेगा। लॉजिक आपको समझ में ही आ गया होगा, मैंने एग्जाम के थ्रू समझा ही दिया। अब आते हैं फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अगेन एक और फिक्स्ड आ गया, तो सेम 4 पर यूनिट है तो अगेन किससे लगेगा आपका? 12000 कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। 12000 इंटू 4, 12000 इंटू 4, 12 4 जा 48, तो ये आ गया 48,000। ये भी आ गया 48,000। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो अब एक तरीके से देखोगे तो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग हमारे सारे के सारे कॉस्ट लग गए, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो, ओवरहेड्स हो, सब के सब एक्सपेंसेस लग गए हैं। तो एक बार सबको ऐड करके अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने हाईलाइट कर लिए तो हमें टेंशन नहीं होगी। एक सेकेंड, यहाँ से करने हैं।
2,40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 72,000 72,000 प्लस 1,20,000 प्लस 48,000, ये आ गया 6 लाख। आ गया ईयर 1 का। इधर देखते हैं कितना आएगा, इधर सेम नहीं आएगा क्या? क्यों सेम आएगा भाई, यहाँ पर तो थोड़ा सा वेरिएबल भी तो था। 3,60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 72 यानी कि 72,000 प्लस 1,20,000, लास्ट का कितना था 48 आई गेस, हाँ प्लस 48,000, ये आ गया 7,80,000। देखो यहाँ यूनिट्स अपन ने ज्यादा बनाए थे ना, इसी वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो ये आ गई हमारी फाइनली प्रोडक्शन कॉस्ट। ये 6 लाख आ गई और ये 7,80,000 आ गई। सिंपल है, सिंपल है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या कुछ ओपनिंग था, अभी पहले ईयर 1 में आ जाना, ठीक है, इसका बाद में करेंगे ईयर 2 का, पहले ईयर 1 में आ जाता। इस बार जो भी अपन ने प्रोडक्शन किया है, जो यूनिट्स प्रोडक्शन किए हैं, उसका कॉस्ट तो ये है, पर क्या कुछ पहले कुछ पिछले साल का था? तो भाई ये नई कंपनी थी, तो स्टार्टिंग में तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि पिछले साल कंपनी नहीं थी, कंपनी नहीं थी तो पिछले साल का क्लोजिंग नहीं होगा, और पिछले साल का क्लोजिंग नहीं होगा तो इस साल का ओपनिंग भी नहीं होगा। लॉजिक समझ में आया? इसी से आ गया ये 0। तो अब हमारे पास जो गुड्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी है? तो गुड्स हमारे पास उतने ही हैं जितने हमने बनाए हैं, क्योंकि ओपनिंग कुछ भी नहीं है, इसी वजह से गुड्स की जो कॉस्ट होगी वो उतनी ही होगी जितने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। 6 लाख आ गई, ठीक। माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे जो सामान बिका नहीं। जो बिका नहीं उसकी कॉस्ट क्यों लेंगे भाई बेचने के टाइम पर? जो सामान बिका ही नहीं है, आपका गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो जो कस्टमर आएगा उससे क्या वो भी चार्ज ले लोगे? क्या जो गोडाउन में पड़ा हुआ है सामान, जो गोडाउन में सामान पड़ा हुआ है वो तो अगली साल बिकेगा। इस साल का क्लोजिंग है तो अगली साल का ओपनिंग है, तो अगली साल बिकेगा, तो इस साल आपको उसको हटा देना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी। अब क्लोजिंग स्टॉक आएगी कैसे, ये ध्यान देना। देखो मैंने आपको ओपनिंग यूनिट्स कैलकुलेट करना सिखाया था, ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे। क्या आपने बनाई थी यूनिट्स 6,000, लेकिन आपने बेची कितनी है 5,000, तो यहाँ से क्लियरली पता चल गया कि आपकी क्लोजिंग यूनिट्स कितनी हो गई 1,000। सामान बनाया कितना था 6,000 और बिका कितना 5,000, ये तो क्वेश्चन में गिवन था। 6,000 बनाया है, 5,000 बिका है, तो 1,000 यूनिट्स हो गई आपकी क्लोजिंग यूनिट्स। अब इनकी कॉस्ट कैसे निकलेगी पर यूनिट, वो ध्यान देना। तो देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई है आपकी 6 लाख। ओपनिंग कुछ था नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया है 6 लाख, तो आपको इसको उठा लेना है, ठीक है। 6 लाख, ये जो 6 लाख कॉस्ट है वो कितने यूनिट्स की है? ओपनिंग स्टॉक तो कुछ था ही नहीं यूनिट्स का, तो ये कितने की होंगी 6,000 यूनिट्स का ही। कितने की है 6,000 यूनिट्स की। तो 6 लाख कॉस्ट कितने की है 6,000 यूनिट्स की। 6 लाख डिवाइड बाय 6,000 तो आ गया 100 पर यूनिट। कितना आ गया 100 पर यूनिट, तो इस पर अपन लगा देंगे 100। आया कैसे वो मैंने आपको लॉजिक उसका बता दिया। तो 1000 इंटू 100 कर दो, ये आ गया 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कैसे आया समझ में आ गया? हमने यहाँ पर एवरेज कॉस्ट वाला लगाया है फॉर्मूला, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, पता ही नहीं है ना हमने जो सामान बेचा है वो कौन सा बेचा है, ठीक है। इस वाले में तो आपको पता है जो अपन ने 6,000 यूनिट्स बनाई है वही बेची है, लेकिन अगर कुछ ओपनिंग होता तो हमें क्या पता होता कि इस वाली कॉस्ट में 6,000 वाली यूनिट्स है या पिछली कुछ यूनिट्स की कॉस्ट है, ये तो हमें पता ही नहीं होता। इसी वजह से अपन ने सारी कॉस्ट को उनकी यूनिट से डिवाइड कर दिया, जिससे अपन को एवरेज कॉस्ट 100 पता चल गई, और उस एवरेज 100 से अपन ने जो भी हमारे पास यूनिट क्लोजिंग में बची है उसका इंटू कर दिया, तो 1 लाख रुपए कॉस्ट आ गई। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 6 लाख में से 1 लाख का सामान आपका बिका ही नहीं, तो बिका कितने का होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का सामान। और ये वाली बात मैंने आपको पहले भी बताई है, जो सामान बिका है, जो सामान सेल हुआ है, उसी पर सेलिंग कॉस्ट लगती है। जो क्लोजिंग है उसे पहले ही माइनस कर दो, क्योंकि वो सामान बिका ही नहीं है, बिका नहीं है, उस पर सेलिंग कॉस्ट नहीं लगेगी, ठीक है। तो पहले उसे माइनस करो, उसके बाद ही आपको सेलिंग कॉस्ट प्लस करनी है। अब सेलिंग कॉस्ट भी हमारे पास 2 तरीके की थी, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। उन्होंने बोला था टोटल तो 5 रुपए है, लेकिन उस 5 रुपए में से 80% वेरिएबल है। 5 रुपए में से जो 80% है, दैट इज 4 रुपए, वो वेरिएबल है।
ठीक है, तो हमारा सामान कितना बना है, हमारा सामान कितना बिका है, हमारा सामान बिका है 5000 यूनिट्स, याद है ना, 6000 बनाए थे लेकिन सिर्फ 5000 बेचे थे, तो 5000 इंटू 4 लग जाएगा, ये आ गया 20,000 रुपये सेलिंग कॉस्ट, ये भी प्लस हो जाएगी इसमें, ठीक है, 20,000 रुपये सेलिंग कॉस्ट प्लस हो जाएगी। नीचे करते हैं फिक्स्ड वाली, फिक्स्ड कितनी थी, फिक्स्ड थी 5 रुपये का 20%, यानी कि 1 पर यूनिट। अब ये बात मुझे आप बताओगे 1 पर यूनिट किस पे लगेगी, 5000 पे, 6000 पे या 12000 पे, ये 12000 पे ही लगेगी, ठीक है, फिक्स्ड वाली कैपेसिटी पे ही लगती है, तो कितना आ जाएगा 12000, 20,000 प्लस 12000, ये टोटल आ गई हमारी 32,000 की सेलिंग कॉस्ट, जो कि जो सामान आपका बिका है दैट इज 5 लाख, इस पे लग जाएगी, तो 5 लाख प्लस 32,000, ये हो जाएगी 5,32,000, ठीक है, 5,32,000। इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी सामान बेचा है उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स, उस सामान को बेचने की लागत कितनी आई है आपके पास, 5,32,000, ठीक है। अगर इससे सेल्स रेवेन्यू कितना आया वो पता करें तो सेल्स रेवेन्यू हमने स्टार्टिंग में ही निकाल दिया, 4,80,000, 4,80,000। वैसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ गए, 4,80,000 हमने पहला वाला ही लिखा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ से तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमने सामान बनाने में कॉस्ट लगा दी 5 लाख और बिका है 4 लाख, इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं लॉस आ रहा है। देखो 5,32,000 में से 4,80,000 गए, तो ये आ गया 52,000 का लॉस। ओ माय गॉड, 2 मिनट का मौन रखेंगे इसके लिए, 52,000 का हो गया हमारा लॉस, ठीक है। वैसे ए माइनस बी करते हैं तो इसलिए माइनस में आ रहा है, ठीक है, ए माइनस बी, ए है हमारा 4,80,000 और 5,32,000 बी में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 52,000, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये हमारा ईयर 1 का कैलकुलेट हो गया प्रॉफिट और लॉस, जिसमें कि आया है हमारा 52,000 का लॉस। एक बार आप चेक भी कर लेंगे आपका भी सेम आ रहा है कि नहीं, सही आ रहा है तो वेरी गुड, ओके। अब आ जाते हैं ईयर 2 पे, सेम कहानी हमारी ईयर 2 में दोहराते हैं। देखो ईयर 2 में मैंने यहाँ से इसलिए आपको रोक दिया क्योंकि यहाँ पर क्या था, ओपनिंग नहीं था, लेकिन अब ये ईयर 2 में तो भाई पिछले साल कुछ ना कुछ काम हुआ होगा, जैसे ईयर 1 में तो उसमें कुछ ना कुछ सामान बच गया रह गया होगा, तो वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखो मैं हाईलाइट करती हूँ, पिछले साल का ये क्लोजिंग है, ये ईयर 1 का क्लोजिंग है, तो ये ईयर 2 का क्या हो जाएगा ओपनिंग, तो प्लस कर देंगे कितना 1 लाख, ठीक है, इसलिए अलग पेन से मैं दिखा रही हूँ 1 लाख। इसका मतलब ये कितनी कॉस्ट आ जाएगी 8,80,000, 8,80,000, जिसमें इस साल का भी है और पिछले साल का जो ओपनिंग है वो भी आ गया 8,80,000। अब इस साल का कुछ क्लोजिंग भी होगा, वो कैसे पता करेंगे, तो वो ऐसे पता करेंगे कि इस साल सामान बना कितना है, ईयर 2 में सामान बना था 9,000 प्लस पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग हो गया 1,000, तो इस साल हमारे पास कितने हो गए 10,000 यूनिट्स, लेकिन हमने सेल्स कितने करे, हमने सेल करी 8,500, इसका मतलब इस साल का क्लोजिंग हो गया 1,500 यूनिट्स, इस साल का क्लोजिंग हो गया 1,500 यूनिट्स, ठीक है, ये मैंने समझा दिया कैसे आया। इस साल प्रोडक्शन हुआ 9,000 का, पिछले साल का सामान जो बिका नहीं था वो इस साल बिकेगा, इसलिए हमने प्लस कर दिया, तो हमारे पास बिकने के लिए सामान हो गया 10,000, लेकिन हमने बेचा सिर्फ और सिर्फ 8,500, इसका मतलब 1,500 हमारा अभी भी रह गया, तो 1,500 यूनिट्स का अपन यहाँ पर इंटू कर देंगे, जिससे कि हमारी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाए। अब ये कॉस्ट अगेन कैसे आएगी, जैसे यहाँ पर हमने 100 से इंटू किया था तो अगेन 100 से इंटू करेंगे क्या, नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती मत कर देना। कैसे डिवाइड करते हैं, देखो 8,80,000 कितने यूनिट्स की कॉस्ट है, ये यूनिट्स की कॉस्ट है, 9,000 तो अपन ने बनाई थी और 1,000 और आ गई, तो ये हमारे 10,000 की कॉस्ट है, ठीक है। तो 8,80,000 डिवाइड बाय 10,000, ये आ गया 88,
88 पर यूनिट का कॉस्ट आ रहा है, जिसमें से कि 15 यूनिट्स हमारी बिकी नहीं है, तो कॉस्ट आ गई टोटल 1,32,000। कॉस्ट कितनी आ गई टोटल? 1,32,000, जो सामान बिका नहीं है, जो सामान बिका नहीं है। तो ये माइनस कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट हमारी 8,80,000 में से 1,32,000 का सामान बिका नहीं है, तो जो सामान बिका है उनकी कितनी कॉस्ट आ जाएगी? 7,48,000। तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सामान बिका है उसकी कॉस्ट कितनी है? 7,48,000। समझ में आ गई कैसे आया? ठीक है, जो भी कॉस्ट आपके गुड्स की अवेलेबल है, सॉरी, जो भी गुड्स आपके अवेलेबल है उनकी कॉस्ट आपको देखनी है, ठीक है, उनकी कॉस्ट दिखानी है और डिवाइड कर देना उनके रेस्पेक्टिव यूनिट से। अगर एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं, जैसे इसमें तो यूनिट्स वही थे 6,000, तो वही ले लिए। इसमें यूनिट्स 6,000 प्लस 9,000 प्लस 1,000 थी, क्योंकि पिछले साल का भी इधर आ गया, ठीक है। और ये हम एवरेज क्यों लेते हैं, इसका लॉजिक मैं ऑलरेडी एक बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ। क्योंकि ये जो यूनिट्स बिके हैं ना हमारे 8,500, इन यूनिट्स में कौन से बिके हैं ये नहीं पता हमें। हमें ये नहीं पता कि ये 7,80,000 वाली कॉस्ट में से बिके हैं या 1,000 में से, यानी कि जो हमने इस साल प्रोडक्शन किए 9,000 उसमें से बिके हैं ये यूनिट्स, या फिर जो पिछली साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बना है 1,000 यूनिट्स, वो वाले यूनिट्स भी बिक गए हैं क्या इसमें 8,500 में। तो 8,500 जो यूनिट्स बिके हैं उसमें हमें यही नहीं पता कि कौन से यूनिट्स बिके हैं, तो यहाँ पर हम लीफो फीफो नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि कौन से यूनिट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है या लास्ट इन लास्ट आउट है। तो हमारे फर्म की पॉलिसी क्या है, हमें कुछ नहीं पता, और कौन से पहले बिके हैं कौन से बाद में बिके हमें कुछ भी नहीं पता। और जब भी आपको कुछ भी नहीं पता, आप सिंपल वेटेड वाला लगाना है, ठीक है। जो भी कॉस्ट है सबको प्लस कर देना है और जो भी यूनिट्स है उसको डिवाइड कर देना है, सिंपल। जो भी कॉस्ट थी सबको प्लस करके आ गया 8,80,000, जो भी यूनिट्स थी उनको प्लस करके आ गया 10,000, जिससे कि आ गया 88, और जो भी हमारे यूनिट बचे उससे उसको इंटू कर दिया। बस 2 से 3 बार मैंने समझा दिया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो कमेंट में एक बार जरूर बता देना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए। बाकी देखो अब तो सेम ही है। यहाँ पर यूनिट्स कितने हैं जो सेल हुए हैं, यूनिट्स हमने जो सेल किए वो 8,500, और एक यूनिट को बेचने की कितनी की है? 4 रुपये। तो 8,500 इंटू 4 ही आ गया 34,000। ये कॉस्ट में ऐड कर देंगे सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट वो भी कौन सी? ये वेरिएबल है, ठीक है, दूसरी फिक्स्ड है। तो चाहे आप 8,500 यूनिट भेजो, चाहे 5,000 भेजो, चाहे 12,000 भेजो, एक ही कॉस्ट आएगी आपकी, वो कितनी? 12,000, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट आर ऑलवेज फिक्स्ड। तो फटाफट 748,000 में से प्लस करेंगे 34,000 सेलिंग एक्सपेंसेस, अगेन 12,000 सेलिंग एक्सपेंसेस, ये आ गया 794,000। 794,000 जो भी हमने सामान बेचा है उसकी कॉस्ट आ गई 794, और जो हमने सामान बेचा है उससे हमारा रेवेन्यू कितना आया है वो सबसे ऊपर होगा। कहाँ गया? ये रहा 8,16,000। अरे वाह, यहाँ आ जाएगा 8,16,000। इसका मतलब 794 हमारी कॉस्ट लग रही है और 8,16,000 हमें पैसा मिल रहा है, तो 22,000 हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 22,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ये प्लस में ही आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट मत लगा लेना, ठीक है, प्लस में ही आएगा। ब्रैकेट तब लगाते हैं जब माइनस में होता है, ठीक है। तो 22,000 हमारा आ गया प्रॉफिट। एक बार आप भी देख लो इसका 22,000 प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं, तो आपका भी सही हो जाएगा, ठीक। बाकी इस वाली पे ध्यान देना। मेन एक बार फिर से बता दूं क्या, जो भी आपकी कॉस्ट लग रही है और उस पर जो भी यूनिट्स लग रहे हैं, जो भी आपकी कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस है उस पर यूनिट्स है, तो कॉस्ट को एक बार प्लस कर दो और यूनिट्स को एक बार प्लस कर दो और दोनों को डिवाइड कर दो, आपकी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट का, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट होती है। तो मैंने बहुत बार समझा दिया, अगर नहीं आए तो आप कमेंट्स में बता देना। बाकी ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देख सकते हो अभी तक हमने सिर्फ इसका एक पार्ट ही किया है, उसमें भी इतना टाइम लग गया है। तो इसका पार्ट हम बाकी का जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो सेकंड पार्ट में करेंगे। टिल देन कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बता दीजिएगा कि किस तरीके का लगा, पूरा अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया प्रॉफिट एंड लॉस, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।